हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनीस सर ऑफिशियल। काफ़ी दिन से हम वीडियो डाल नहीं रहे थे, कोई बात नहीं, थोड़ा सा समय नहीं मिल पा रहा है, क्लासेस इतने ज़्यादा रह रहे हैं हमारे ऑफलाइन की, समय नहीं मिल पाता है ऐसे वीडियो बनाने का। चलिए कोई बात नहीं, जहाँ तक किए थे उसके आगे करते हैं। इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन है जो हम अभी देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, जैसे कि मोमेंटम है, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला आप सब जानते होंगे मोमेंटम का, पी इक्वल टू एम बी, और यहाँ से आप इसका डायमेंशन निकाल सकते हैं। अगर आप पी का डायमेंशन निकालेंगे तो मास का डायमेंशन एम और वेलोसिटी के डायमेंशन एल टी माइनस वन, इस तरह से हो गया मोमेंटम का डायमेंशन। इसके बाद कभी कभार पूछ लिया जाता है कैलोरी का। अब कैलोरी क्या है? कैलोरी आपको मालूम है, ये एनर्जी का यूनिट है। किसका यूनिट है ये एनर्जी का यूनिट है। एनर्जी का यूनिट है तो एनर्जी का डायमेंशन भी इसमें। एनर्जी का डायमेंशन क्या लिख सकते हैं? आप सब जानते हैं एनर्जी को हम सब रखते हैं वर्क के इक्विवेलेंट, तो वर्क का डायमेंशन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्क होता है फोर्स इंटू वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स का डायमेंशन एम एल टी माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का एक एल इसमें लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एम एल का पावर टू टी का पावर माइनस टू। ये हो गया हमारा कैलोरी। इसके बाद और भी पूछा जाता है लैटेंट हीट कैपेसिटी का। लैटेंट हीट कैपेसिटी को साधारण तौर पे हम एल से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला एल इक्वल टू क्यू बाय एम। तो क्यू यहाँ पे क्या है? क्यू हीट है, एक फॉर्म है ये एनर्जी का, एक फॉर्म है एनर्जी का, तो हीट एनर्जी का डायमेंशन इस्तेमाल कर सकते हैं। एनर्जी का भी तुरंत देखिए, कैलोरी वाला भी एनर्जी का ही डायमेंशन है, तो लिख सकते हैं एम एल टू टी का पावर माइनस टू और डिवाइडेड बाई नीचे मास है तो एम लिख देते हैं, एम से एम कट जाएगा, तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा? एम है नहीं इसके अंदर, तो एम का पावर जीरो, एल का टू, टी का माइनस टू, इस तरीके से। सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस इसको भी एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसका भी आप कहीं से कुल मिला के बात यह है कि अगर आप फॉर्मूला जानते हैं तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं ना। फॉर्मूला इसका क्या बनता है? एक फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना है ईएमएफ का, इंड्यूस्ड ईएमएफ का, और ये बनता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही एल जो है यही आपका क्या है? सेल्फ इंडक्टेंस है यहाँ से। और ये जो ईएमएफ है, ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इस तरह से सोच सकते हैं ईएमएफ डब्ल्यू बाई क्यू। और अगर आप एल का सबसे पहले अगर यहाँ से फॉर्मूला निकाल के लेके आए तो क्या बनेगा? ये बनेगा डब्ल्यू डी टी, नीचे आ जाएगा क्यू और डी आई, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप चाहें तो सबका डायमेंशन वर्क का एनर्जी के बराबर ही होता है, अभी तुरंत निकाले थे, तो वर्क का डायमेंशन क्या हो जाएगा? वर्क का डायमेंशन हो जाएगा एम एल टू टी का पावर माइनस टू, क्यू इक्वल टू आई टी होता है, तो एक एम्पियर और एक टाइम, ये हो जाएगा हमारा क्यू का, आई का एम्पियर लिख देते हैं, टाइम का टी हो ही जाएगा। सबको यहाँ ला के रख देते हैं, तो डब्ल्यू का हो गया एम एल टू टी का पावर माइनस टू, क्यू का हो गया ए टी, डी टी का टी और डी आई का एम्पियर। यहाँ से जो कुछ कटता काट देते हैं, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक बचा क्या? बचा एम का पावर वन, एल का पावर टू, टी का पावर माइनस टू, और एक को ऊपर ले जाएंगे, नीचे दो ए है, ऊपर ले जाएंगे तो ए का पावर माइनस टू। ये हो गया आपका सेल्फ इंडक्टेंस का। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, इसमें एक फॉर्मूला बनता है हीट का, चेंज का, तो डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है एरिया के और चेंज इन टेम्परेचर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके?
लेंथ के। यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो dq/dt इक्वल टू k a डेल्टा टी माने चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय L। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये मान लो अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है, इस एंड से हीट ट्रांसफर होकर इधर तक जा रहा, मान लो इसका टेम्परेचर T1 इसका T2, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया। इसका कुछ लेंथ रहेगा, है ना, इसका अपना एक कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा। तो इसकी हर एक सब्सटेंस की जो हीट कंडक्ट करने की जो कैपेसिटी है वो अलग अलग है, ठीक है, और वो इस कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो इस के की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकाल लें तो के की वैल्यू निकल के क्या बन जाएगा, इधर तो पहले से हमारा dq/dt है ही, L चला जाएगा ऊपर, A और डेल्टा टी आ जाएगा नीचे। अगर आप डायमेंशन लिखेंगे इस कंडक्टिविटी की तो Q हीट है, हीट का वही एनर्जी वाला वर्क वाला डायमेंशन लिख सकते हैं, क्या लिख दें, ml2 T का पावर -2, एक लेंथ है तो इसके लिए L है ही, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी टाइम है, तो टी लिख देते हैं, स्मॉल वाला जो दिख रहा है वो टाइम है और जो कैपिटल दिख रहा है वो टेम्परेचर वाला है। एरिया के लिए L का पावर 2, है ना, और चेंज इन टेम्परेचर के लिए हम सब केल्विन इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो कटेगा कटेगा, जो बच जाएगा बच जाएगा, देख लेते हैं, L का 2, यहाँ भी L का 2 कैंसिल, और कुछ नहीं कटने वाला, तो क्या निकल के आ गया, M का पावर तो 1 हो जाएगा, L ऊपर है तो L का पावर भी 1 हो जाएगा, T नीचे से ऊपर जाएगा, यहाँ पहले से -2, एक ये जाएगा तो एक और हो जाएगा माइनस में, तो -3, और K ऊपर जाएगा तो K का पावर -1। इस तरह से हम सब किसकी निकाल लिए, ये हो गया कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन। इम्पल्स को साधारण तौर पे J या I से डिनोट करते हैं। इम्पल्स क्या है, आप सब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़े होंगे, है ना, वहाँ क्या था, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, या इक्वल टू ही लिख देते हैं, आपको मालूम है कांस्टेंट जो यहाँ आता है वो तो 1 हो जाता है ना, F इक्वल टू ma, या फिर ऐसे लिख देते हैं डेल्टा P/डेल्टा T, इसके बराबर हो जाता है ना। यहाँ डेल्टा T क्या है, टाइम है, यहाँ से जब आप डेल्टा P इक्वल टू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, F इंटू डेल्टा T। ये बताने के पीछे मकसद ये रहा कि जो चेंज इन मोमेंटम का डायमेंशन होगा वही इम्पल्स का डायमेंशन होगा। अब बात करते हैं इम्पल्स के फॉर्मूला की। तो इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, यही है कि अगर कभी किसी बॉडी पे लार्ज फोर्स अप्लाई हो फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होता है, फोर्स और जो शॉर्ट टाइम है उसका मल्टीप्लीकेशन होता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं। और ये वाला जो है इसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं, ये बात की बात है, ठीक है। ये क्या हो गया, इम्पल्स। यहाँ से निकाल सकते हैं आप चाहो तो फोर्स इनटू टाइम कर दो, या सीधा सीधा मोमेंटम का भी हम शुरुआत में मोमेंटम का बताए, तो क्या हो जाएगा आपका इम्पल्स का डायमेंशन मोमेंटम या चेंज इन मोमेंटम का बराबर, मतलब mlt का पावर -1, यही हो जाएगा, ठीक। मोबिलिटी को साधारण तौर पे म्यू से डिनोट करते हैं, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर पढ़ना है। मोबिलिटी को डिफाइन करा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का थोड़ा सा देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आपको पता है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, किसका, मोबिलिटी का निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज, है ना, या फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज या टेस्ट चार्ज, यही क्या हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन बनाना चाहते हैं तो आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए, जो कि होता है mlt-2, और चार्ज का डायमेंशन पता होना चाहिए जो कि होता है एम्पियर इंटू टाइम यानी AT। इसका डायमेंशन यहाँ ला के रख देते हैं, तो ये mlt-2 डिवाइडेड बाय AT, सॉल्व करेंगे तो L 1 है, T पहले से -2 ऊपर है, नीचे से ये चला जाएगा तो T का पावर -3 और A का पावर -1। जब यहाँ ला के रख देंगे तो हमको मोबिलिटी का डायमेंशन पता चल जाएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी भी तरह का वेलोसिटी है, तो LT-1, अभी इसके डेफिनेशन में नहीं जाएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड का निकल के आया ml T का पावर -3
ए का पावर -1 सॉल्व करेंगे, एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो m का पावर 1, l खत्म हो गया तो l का पावर 0, t ऊपर जाएगा तो हो जाएगा t का पावर 2, और ये ऊपर जाएगा तो a का पावर 1। यही हो जाएगा हमारा 1। हम इन जनरल लिखते नहीं, आप चाहो तो लिख लो, कोई बात नहीं। ये हो गया हमारा मोबिलिटी का। ओके, अच्छा अब एक बात और, जितने भी तरह के मॉड्यूलस है उसके लिए थोड़ा सा एक आप देख लीजिए इसको। इलास्टिसिटी में एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बड़ा साधारण सा लॉ है। इसमें हम बोलते हैं कि जो हमारा स्ट्रेस है, किसी भी तरह का स्ट्रेस, ये प्रोपोर्शनल किसके होता है, स्ट्रेन का होता है। अगर ये हुक्स लॉ फॉलो कर रहे हैं तो जब यहाँ से इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या निकल के आएगा, स्ट्रेस इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा और यहाँ आ जाएगा स्ट्रेन। ठीक है, इसके की वैल्यू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये k को हम बोलते हैं कि ये है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो जितने भी तरह के मॉडुलस बनेंगे, अब आप सबको मालूम है या आगे चल के पढ़ेंगे, 3 तरह के मॉडुलस हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा इसको हम y से लिखते भी हैं, दूसरा है शियर मॉडुलस, और तीसरा है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, इसको शायद जी से लिखते हैं, अभी पूरा इसको बी से लिखते हैं। अब बात क्या रहा कि स्ट्रेस के बारे में तो आप जानते हैं, स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स पर नेट एरिया, मतलब एक तरह का प्रेशर। ठीक, अगर आप स्ट्रेन निकालो डेल्टा एल बाई एल, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अगर आप निकालोगे डेल्टा वी बाई वी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, या डेल्टा एक्स बाई एल शियर स्ट्रेन, तो जितने भी तरह के आपको स्ट्रेन दिख रहे हैं इन सब का डायमेंशन कुछ नहीं होगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएंगे, क्योंकि ये ऊपर भी जो सेम चीज़ है ना, ऊपर बस चेंज के फॉर्म में, नीचे ओरिजिनल है। जैसे डेल्टा एल बाई एल, जो एल डेल्टा एल का डायमेंशन वही एल का डायमेंशन लेस हो जाएगा, जो डेल्टा बी का डायमेंशन वही भी का डायमेंशन लेस हो जाएगा, जो डेल्टा एक्स का एल का, ये सब के सब क्या है, डायमेंशन लेस है। तो होगा क्या कि जितने भी तरह के हम निकालेंगे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, चाहे वो यंग्स मॉडुलस हो, चाहे वो शियर मॉडुलस हो, चाहे वो बल्क मॉडुलस हो, सब के सब का डायमेंशन किसके बराबर हो जाएगा, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर हो जाएगा। और प्रेशर का डायमेंशन आप सब जानते हैं, अगर आप प्रेशर का डायमेंशन निकालेंगे तो क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन ml(T-2) और एरिया का डायमेंशन L का 2। ये जब कटेगा तो ये निकल के आएगा m L का पावर -1 और T का पावर -2। तो किसी भी तरह का अगर आपको डायमेंशन पूछे, यंग्स मॉडुलस का डायमेंशन पूछे, तो यंग्स मॉडुलस का भी डायमेंशन वही आएगा, ml-1 T का पावर -2। यही डायमेंशन सेम आएगा शेयर मॉडुलस का, और यही डायमेंशन सेम आएगा बल्क मॉडुलस का। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो किसी भी तरह का बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस या यंग्स मॉडुलस का पूछे तो डायमेंशन सेम ही आएगा, कुछ अलग नहीं आने वाला इसका। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और इसमें पूछा जाता है इसी इलास्टिसिटी में कि बताओ कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन। ठीक है, तो इसका तो फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, वो बल्क मॉडुलस का उल्टा होता है। ठीक है, बल्क मॉडुलस का उल्टा को क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। तो इस तरह से जब आप इस चीज़ का डायमेंशन निकालेंगे तो जो भी बल्क मॉडुलस का है उसको उल्टा कर दिए तो क्या हो जाएगा, ml का पावर -1 T का पावर -2। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कंप्रेसिबिलिटी का डायमेंशन निकल के आएगा m का पावर -1, l ऊपर जाएगा तो l का पावर 1, और t ऊपर जाएगा तो t का पावर 2, m-1 l t का पावर 2। ये हो गया हमारा कंप्रेसिबिलिटी का। 2-3 चीज़ है जो जिसके डायमेंशन आपको पता होने चाहिए, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। एक तो होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको आप g से लिखते हो, इसका। फिर इसी तरह से एक होता है परमिटिविटी,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये काफ़ी कूलम्स लॉ में इस्तेमाल होता है। परमिटिविटी, इसी तरह से एक और है परमिबिलिटी, ये मैग्नेट में आता है। ठीक है, इन तीनों का देख लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीनों के तीनों। ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करी जाए तो उसका क्या था कि दो मास अगर इस तरह से कुछ सेपरेट हैं, रखे हुए कुछ दूरी पे m1 m2, बीच में कुछ डिस्टेंस अगर r है, तो यहाँ जो फोर्स लगता है वो क्या होता था g m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर, ये बनता था ना। और ये है क्या, तो यहाँ जो g है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अभी पूरा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, पूरा का पूरा एक स्टेटमेंट बनता है, फिर इक्वेशन कंबाइन करते हैं। अभी के लिए इतना ही। यहाँ से जब हम g के लिए निकालेंगे फॉर्मूला तो ये निकल के आएगा एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। ठीक है, और जब हम इस g का डायमेंशन निकालेंगे तो फोर्स का डायमेंशन लगेगा ml t का पावर -2, r है डिस्टेंस एक तरह का, तो l का पावर 2। दो मास है नीचे, तो दोनों मास के लिए हम लिख देते हैं, दोनों के लिए m है तो m का पावर 2 लिख देते हैं। एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा, m नीचे एक बचा, ऊपर लेके जाएंगे तो m का पावर -1, l यहाँ पे 2, तो l का पावर 3 और t का पावर -2। ये निकल के आ जाएगा हमारा किसका, ये निकल के आ जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। परमिटिविटी, इसी तरह से ये कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ में भी सेम जैसे ग्रेविटेशन में करते हैं ना, वैसे यहाँ भी है कि दो चार्ज है Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस r है, तो यहाँ जो काम करता है फोर्स, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसका फॉर्मूला बनता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ आप एक बार चाहो तो पहले K का निकाल लो। K को क्या बोलते हैं, K को बोलते हैं कूलम कांस्टेंट। कूलम कांस्टेंट, यहाँ से जब आप K की वैल्यू निकालोगे तो एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई Q1 Q2 है ना। एफ आर स्क्वायर तो यही वाला सेम इस्तेमाल कर लेते हैं, ml t -2, r स्क्वायर है तो इसका लिख देते हैं l का पावर 2 डिवाइडेड बाय, नीचे है Q1 Q2। Q1 Q2 के लिए वही Q का a t, ये होता है Q का, ये दो बार है तो हम a का पावर 2 लिख देते हैं और t का पावर भी 2 लिख देते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना निकल के आ जाएगा, ये m l यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो l का पावर 3, t ऊपर पहले से -2 है, ये भी ऊपर जाएगा तो और एक हो जाएगा -2, तो t का पावर -4 और a का पावर -2, इस तरह से निकल जाएगा कूलम कांस्टेंट का, है ना। और इस k की वैल्यू आप सब जानते हैं, इस k की वैल्यू होती है कितनी, k की वैल्यू होती है, k की वैल्यू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए तो 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, तो किसका निकलेगा, एप्सिलॉन नॉट का सिर्फ डायमेंशन। अब देखोगे तो इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर आप लिखोगे कि आपको लिखना है एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन, मतलब परमिटिविटी का डायमेंशन, तो आपको लिखना पड़ेगा 1 कूलम कांस्टेंट का भी डायमेंशन है। सेम चीज यूनिट के अंदर भी होता है, जो कूलम कांस्टेंट का यूनिट होता है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है यूनिट परमिटिविटी का। तो इसको जब हम सब सॉल्व करके लिख देंगे उल्टा करके, तो क्या बन जाएगा, जहां पावर जो है उसका उल्टा कर देना। m का पावर 1 तो यहाँ लिख देंगे -1, l का पावर 3 तो l का पावर -3, t का पावर -4 तो इसको चेंज कर देंगे +4 में, a का पावर -2 तो a का पावर यहाँ लिख देते हैं हम 2। इस तरह से हमारा परमिटिविटी का भी हो गया और ये कूलम कांस्टेंट का भी डायमेंशन हो गया। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं परमेबिलिटी का। परमेबिलिटी के लिए भी आप चाहो तो इजीली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छा एक चीज़ और है इसमें कि आप जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करें ये सोच के इस्तेमाल करें कि आसान हो। ऐसे तो कोई भी फॉर्मूला इस्तेमाल करके आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आप परमेबिलिटी की पूछें तो हम एक इसका फॉर्मूला पढ़े थे परमेबिलिटी में, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू किसके लिए, मान लो एक जो आप 10th में थोड़ा बहुत पढ़ के हम उसी की बात कर देते हैं। आपने सेलेनॉइड पढ़ा है, ठीक है ना। सेलेनॉइड, सेलेनॉइड का क्या आता है मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, म्यू0 इंटू एन आई। ठीक है, म्यू0 इंटू एन आई, जहाँ पे एन को बोला जाता है, ये क्या है, ये एन है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, कितने नंबर ऑफ टर्न है ना इसमें ये, और डिवाइडेड बाय जो लेंथ बनेगा सेलेनॉइड का वो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। यहाँ से इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं आप। अगर म्यू का निकालो तो क्या लिखोगे, म्यू0 का लिखोगे b डिवाइडेड बाय एन आई
और इस n के जगह हम लिख देते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो लेंथ वाला ऊपर चला जाएगा, n बाय लिखेंगे तो नीचे आएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। b को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड का निकालना चाहें तो सिंपल सा फॉर्मूला है F इक्वल टू क्यू भी बी साइन थीटा। हम सिंपल क्यू भी बी लिख देते हैं। यहाँ से जब b निकालोगे तो यहाँ से जब आप b निकालोगे तो आएगा F डिवाइडेड बाई क्यू इंटू भी, फोर्स का एम एल टी माइनस टू, क्यू का ए टी और बी का एल टी माइनस वन। इसको जब आप सोल्व करेंगे एक एल से एक एल कैंसिल हो जाएगा, m का पावर 1 रह जाएगा, l है नहीं इसमें तो l का पावर 0 हो जाएगा। t यहाँ देखिए एक -1 एक +1 आपस में ही कैंसिल हो जाएगा, तो t का पावर -2 और यहाँ है a ऊपर जाएगा तो a का पावर -1। तो ये किसका आ गया? ये गया मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड का आसानी यही है F इक्वल टू क्यू भी। यहाँ ला के अगर हम रख देते हैं तो b का निकल के आया m, l का पावर 0 है, t का पावर -2 है, a का पावर -1 है, डिवाइड और यहाँ एक l है तो l का लिख देते हैं, l ही होगा, और नीचे n एक नंबर है तो इसके बारे में कोई बात नहीं करनी, नंबर एक तरह का कांस्टेंट है ना, 10 20 50 तो इसका कोई डायमेंशन होता नहीं है। I एम्पियर है। इसको जब हम सब सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा m, l है नहीं, सॉरी l यहाँ पे 0 है, यहाँ पे l 1 है तो l का पावर 1, t -2 और a ऊपर जाएगा तो a का भी कितना हो जाएगा? -2, यानी कि ml t -2 a का पावर -2। ये किसका हो गया डायमेंशन? ये हो गया परमेबिलिटी का डायमेंशन, ठीक है। चलिए इसके बाद दो तरीके के फ्लक्स में इस्तेमाल होता है फ्लक्स, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और दूसरा मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को फाई बी से लिखते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड का नोटेशन है और फाई फ्लक्स का। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से लिखते हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड का नोटेशन और फाई फ्लक्स का। अच्छा, दोनों के फॉर्मूला में काफ़ी कॉमन है, काफ़ी सिमिलरिटी है। अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं तो ये होता है ई इंटू ए, एक्चुअली में ई ए कॉस थीटा होता है, ई डॉट ए करके, और मैग्नेटिक फ्लक्स आप अगर लिखते हैं तो ये हो जाता है बी इंटू ए, ठीक है। तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, अभी तुरंत निकाले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एफ बाई क्यू। क्या होता है? एफ बाई क्यू। तो यहाँ ला के आप चाहो तो रख भी देते हैं एफ बाई क्यू इंटू ए। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट है याद तो वो भी रख दीजिए। हम चलिए आसानी से करते हैं, आराम आराम से। एफ के लिए एम एल टी -2, एरिया है तो इसका L2, नीचे Q है, Q का A इंटू टी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो M का पावर 1 ही रहेगा, L का 3 हो जाएगा, T का -3 हो जाएगा, A का पावर -1 हो जाएगा। ये किसका हो गया? ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें तो ये क्या है? B इंटू ए, और इसमें फिर से वही अभी तुरंत F इक्वल टू क्यू भी बी लिखे थे, है ना। तो यहाँ से जब आप B का निकालोगे तो F डिवाइडेड बाई क्यू इंटू भी, यहाँ ला के रख देते हैं F डिवाइडेड बाई क्यू इंटू भी, और ये तो है ही। फिर से वही काम करेंगे, फोर्स का डायमेंशन रखेंगे तो एम एल टी -2, एरिया है तो L का 2, नीचे Q का लिख देते हैं A इंटू टी, और वेलोसिटी का LT -1। इसको जब सॉल्व करेंगे कुछ कटने लायक है तो हम काट देते हैं, L से एक L कैंसिल हो जाएगा, T -1 और T1 ये ऑटोमेटिक अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, T का पावर 0 हो जाएगा सॉल्व करके। अब बचा जो तो M का पावर 1, L का पावर 2, T का पावर -2, A का पावर -1, है ना। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड का, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशन। अच्छा, जब आप 10th में पढ़े होंगे तो एक चीज आया था इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस, ठीक है। ये ओम्स लॉ से बनता है V इक्वल टू आई आर करके। तो इस तरह से R का निकाल सकते हैं। R का क्या हो जाएगा? V अपॉन आई,
V क्या होता है, V पोटेंशियल डिफरेंस है, तो लिख सकते हैं इसको हम W/Q, यहाँ ला के रख देते हैं W/Q, और ये हो गया हमारा I। अगर डायमेंशन वाइज अगर हम लिखें तो इसका होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क का, तो एक L बढ़ जाएगा, तो लिखते हैं mL⁻², T⁻², Q का लिख देंगे AT और I का लिख देंगे A। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा A का m का पावर तो 1 है, L का पावर 2, T का पावर ये ऊपर चला जाएगा तो -3, और A का पावर -2, ये निकल के आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का। और जब आप कैपेसिटेंस का निकाल सकते हैं इसी तरह से, कैपेसिटेंस के लिए हम सब फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, Q = CD, ये पढ़ेंगे, अभी तो आप जस्ट एंटर ही किए हैं। Q = CB, यहाँ से जब आप C यानी कैपेसिटेंस का जब निकालोगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा Q/V, और यही V को W/Q अगर यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा Q, नीचे W, एक और ऊपर Q लिख देते हैं, W/Q लिखेंगे तो Q ऊपर चला जाएगा। Q का क्या होता है AT, और ये 2 बार है तो A का पावर 2 और T का पावर 2, और W का वही जो इधर यूज करें mL2 T⁻²। इसको जब सॉल्व करेंगे m ऊपर जाएगा तो m का पावर -1, L ऊपर जाएगा तो L का पावर -2, T ऊपर जाएगा तो T हो जाएगा टोटल T⁻4 और A का पावर 2। ये हमारा आ गया कैपेसिटेंस। कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वांटिटीज है जिसके पास सेम डायमेंशन है, तो इसमें बस देख लीजिए, है ना, नाम गिना देते हैं हम, जहाँ जरूरत पड़ी कुछ कुछ बात बता भी देंगे। क्या क्या है, नाम हो सकता है आपको ये पूरी की पूरी जो लिखी हुई चीज़ है वो आपको दिखाई ना दे, तो सुनने पे ध्यान दें। स्ट्रेन है, स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी, एंगल, सॉलिड एंगल, फेज, डिस्टेंस ग्रेडियंट, रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिबिलिटी, एंगल ऑफ कांटेक्ट, रेनॉल्ड्स नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, इलेक्ट्रिक सस्केप्टिबिलिटी, ये सब के सब जितना भी आपको दिख रहा है ये सब के सब क्या है, डायमेंशन लेस है। ठीक है, डायमेंशन लेस करने का क्या मतलब है कि जब हम इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो जो डायमेंशन होता है न्यूमरेटर का, ठीक है, वही डायमेंशन हो जाता है डिनोमिनेटर का। ठीक है, इस केस में भी हो जाता है डायमेंशन लेस, और या तो कोई नंबर है तो डायमेंशन लेस वो होगा ही होगा। इसके बाद दूसरे नंबर पे देखें तो यहाँ क्या है, मास और इनर्शिया दोनों एक ही चीज़ है एक्चुअली में। जो इनर्शिया होता है वो मास के प्रोपोर्शनल होता है, जितना इनर्शिया उतना मास। ठीक है, तो इनर्शिया और मास का दोनों का सेम ही आएगा, सिर्फ m का पावर 1 रहेगा, बाकी L और T 0 हो जाएगा। मोमेंटम इम्पल्स का आप न्यूटन लॉ के हिसाब से जानते हैं, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है, इम्पल्स के बराबर होता है, तो ये दोनों का डायमेंशन सेम होगा। यहाँ पे कुछ है, फोर्स है, थ्रस्ट है, वेट है, टेंशन है, एनर्जी ग्रेडियंट है, ये सब के सब कहीं ना कहीं एक तरह का फोर्स ही है। जैसे ये थ्रस्ट तो आप जानते होंगे, परपेंडिकुलर फोर्स होता है किसी भी सरफेस पे, फोर्स ये खुद है ही। वेट भी वही है, किसी एक अर्थ या प्लेनेट किसी भी बॉडी को जिस फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचती है। टेंशन रस्सी में बनता है। अब बचा एनर्जी ग्रेडियंट का, इसका थोड़ा सा आप देख लीजिए। एनर्जी ग्रेडियंट का आप कैसे लिखेंगे, dE/dx, क्या लिखेंगे, dE/dx। एनर्जी है तो एनर्जी का डायमेंशन वर्क के बराबर, तो mL2 T⁻², और नीचे जब आप x के जगह L लिखेंगे डायमेंशन में, ठीक है, तो एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगा mL_T-2। mL_T-2 जो कि किसके डायमेंशन के बराबर है, फोर्स के डायमेंशन के बराबर है। तो इसमें जितना भी आपको दिखा सबके सब, इसके बारे में भी तुरंत हम चर्चा किए थे कि प्रेशर, स्ट्रेस, जितने भी तरह के मॉडुलस है, एक्स मॉडुलस, बट मॉडुलस, शेल मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, है ना, जो कुछ भी है, इन सब का डायमेंशन सेम होगा। एक चीज इसमें आपको दिख रहा होगा, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, एनर्जी डेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। जब आप इसका डायमेंशन लिखेंगे एनर्जी का तो mL2T-2, वॉल्यूम का हो जाएगा L का पावर 3। जब आप काटेंगे, जब आप सोल्व करेंगे तो निकल के आएगा mL-1T-2, मतलब कि ये भी डायमेंशन किसके बराबर हो गया, प्रेशर के डायमेंशन के बराबर हो गया। ठीक है, ये भी ठीक ही है, सबके सब सेम है।
इसके बाद 6 नंबर पे है एंगुलर मोमेंटम प्लांक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम और प्लांक्स कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है एमबीआर, है ना। इसका हम थोड़ा सा आपको निकाल के दिखा देते हैं इन दोनों का। एंगुलर मोमेंटम के लिए हम क्या लिखें? एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू एम वी आर, एम वी का एल टी माइनस वन और एक L हो जाएगा, तो इसका लगा देते हैं पावर 2। ठीक है, तो एम एल टू टी माइनस वन किसका हो गया डायमेंशन? हो गया एंगुलर मोमेंटम का। अच्छा, जब आप यहाँ पे डायमेंशन लिखेंगे प्लांक्स कांस्टेंट का, तो एक होता है एनर्जी ऑफ फोटोन, फॉर्मूला पढ़ना है एनर्जी ऑफ फोटोन, अभी नहीं मॉडर्न फिजिक्स में ज़्यादा आता है। एनर्जी ऑफ फोटोन बनता है E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और न्यू के बारे में आप जानते हैं क्या है? ये है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को क्या लिखते हैं? 1 बाय टाइम पीरियड, है ना। यहाँ से जब आप H निकालोगे तो हो जाएगा E इंटू टी। ई का डायमेंशन ML2 T माइनस 2, और इसमें जब आप एक T मल्टीप्लाई करेंगे या T का पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो सॉल्व होके आएगा ML का पावर 2 T का पावर माइनस 1। तो एंगुलर मोमेंटम का और प्लांक्स कांस्टेंट का, इसका भी डायमेंशन क्या हो गया? सेम हो गया। बढ़िया। एक्सेलरेशन किसी भी तरह का, यहाँ पे देख लीजिए एक्सेलरेशन है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन है जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, तो इसका भी डायमेंशन सेम होता है। क्यों? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन किया जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट मास, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को लिखता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड इंटेंसिटी को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, उसी तरह से ये भी है। तो ये भी देखो अब फोर्स बाय मास हुआ, तो कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन का डायमेंशन इसके लिए भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, इसके बाद है सरफेस टेंशन, फ्री सरफेस एनर्जी मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया, फोर्स ग्रेडियंट। देखो बात यह है कि हम अगर आपको इनमें से सबका निकाल के दिखाएं तो सबका सेम ही आएगा। ठीक है, अब बता नहीं रहे, हम सिर्फ नाम सुना देते हैं। लेटेंट हीट कैपेसिटी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इसका भी सेम होता है। लेटेंट हीट कैपेसिटी का भी बताया भी थे, कितना होता है? Q बाय एम, मतलब एनर्जी पर यूनिट मास। तो डायमेंशन आएगा एनर्जी बाय मास करके, तो एनर्जी का ML2 T का पावर -2 डिवाइडेड बाय एक मास है, मास कैंसिल हो जाएगा, तो M का पावर 0, L का 2, T का पावर -2। ये हो गया हम। इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी डिवाइडेड बाय मास, ये लिख सकते हैं। यूनिट मास के लिए लिखना है तो यही चीज आ जाएगी ना। देखिए यहाँ पे हीट है, यहाँ पे वर्क है, हीट और वर्क का डायमेंशन सेम होगा, वही ML2 T -2 और डिवाइडेड बाय मास लिखेंगे। तो इस तरह से क्या होगा? लेटेंट हीट कैपेसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इन सब का डायमेंशन क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है कि नहीं? ओके। थर्मल कैपेसिटी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, सब देख लीजिए, अब ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए वर्क है, टॉर्क है, इंटरनल एनर्जी है, वही एनर्जी हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, सब का सब। मोमेंट ऑफ फोर्स भी उसी तरह से, फोर्स इनटू एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। ये Q²/C, ये एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर आता है। ये एनर्जी इंडक्टर के लिए है, Q भी है, V²C, ये भी एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर होता है, हाफ CB², I²RT, आप लोग जूल हीटिंग में एनर्जी पढ़े होंगे। V² इंटू T/R, ये भी वही जूल हीटिंग के लिए है। BIT, PV इक्वल टू nRT, PV क्या है? वर्क डन बाय गैस है। उसके बाद RT है, ML है, वही ML अभी Q इक्वल टू ML निकलेगा ना इससे, जब आप लिखते हैं L इक्वल टू Q/M, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? ML, वो Q क्या है? हीट है, एनर्जी ही आएगा। MC इंटू डेल्टा टी, सब का डायमेंशन सेम है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है, रेडियो एक्टिविटी है, R/L है, 1/RC है, 1/LC, सबका जब निकालेंगे तो ये टाइम के T का पावर -1 आएगा। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे है, ये टाइम पीरियड का सब फॉर्मूला है, √/, इसका एक्चुअली में हाफ लिखा गया, पूरा बात है नहीं लिखा हुआ। ये है टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का 2π √/L/G, है ना। तो ये 2π का होता नहीं, हटा दिया गया, सीधा L/G का पावर हाफ, M/K का पावर हाफ, L/R, RC, सब का डायमेंशन सेम होगा। आप चाहो तो करके देख लेना, और बाकी हम सवाल में जब करेंगे तो वहाँ कर भी देंगे, है ना। चलिए आगे, कुछ आपको कांस्टेंट के वैल्यू याद रखने हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। कुछ की पॉइंट है, इसको जरूर देख लें।
किसी भी तरह के ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, कुछ भी है तो उन सब का, या फिर किसी तरह का कोई सिर्फ एंगल है, एंगल को आर्गुमेंट भी बोलते हैं, सब की सब क्या है, डायमेंशन लेस है। क्यों? अगर आप किसी भी तरह का फॉर्मूला लिखोगे, मान लेते हैं साइन थीटा लिख रहे हो, क्या है p/h, जो डायमेंशन ऊपर वाला एक तरह का लेंथ है तो एल ही होगा, और नीचे वाले का भी डायमेंशन एल ही होगा, तो कट के कितना हो जाएगा, ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, है ना। इस तरह से थीटा, थीटा का भी क्या होगा, l/r होता है फॉर्मूला, वही है l/l, तो कट के डायमेंशन कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा, m का पावर 0, l का पावर 0 और t का पावर 0, इसी को हम बोलते हैं कि डायमेंशन लेस है। ओके, अच्छा, इसके बाद है, यहाँ देखिए बड़ा जरूरी चीज़ है कि अगर कभी किसी चीज़ को अगर n टाइम डिफरेंशिएट किया जाए तो उसका डायमेंशन क्या होगा, तो इसका डायमेंशन क्या निकल के आ जाएगा, y का एक ही रहेगा, और जितने बार आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं उतना x का पावर बढ़ते चला जाएगा। डायमेंशन अगर इंटीग्रल का करोगे तो इसमें कुछ नहीं, इसमें y dx है तो y का भी डायमेंशन इस्तेमाल करेंगे, x का भी इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, हम कभी भी डिफरेंट डायमेंशन वाले क्वांटिटी को हम जोड़ घटाव नहीं कर सकते, ना तो ऐड कर सकते, ना तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, एक्चुअली डिफरेंट यूनिट वाले को भी नहीं कर सकते। इसके बाद है कुछ इंडिपेंडेंट क्वांटिटी अगर है तो उसको हम फंडामेंटल की तरह यूज कर सकते हैं किसी दूसरे सिस्टम में। जैसे अगर आपको कोई बोल दिया कि चलो फोर्स को फंडामेंटल मानो, मास को फंडामेंटल मानो, और अब बताओ कि एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा, तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। अगर एक्सेलरेशन का आप जानते हैं फॉर्मूला F/m, अगर यही फंडामेंटल है तो आपको F और m का पावर -1 करके दिखाना ही पड़ेगा, वहाँ पे कोई इफ नो बट नहीं होगा, ठीक है। तो फंडामेंटल इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है तो उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी की तरह किसी दूसरे सिस्टम में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सबका वीडियो देखते रहने के लिए धन्यवाद।